तो अब हम शुरू करेंगे मेटामेरिज्म से। मेटामेरिज्म में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेटामेरिज्म में हम पढ़ेंगे ये कि उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो बिल्कुल सेम रहता है जैसे कि हमने पहले पढ़े थे, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी सेम रहेगा मेटामेरिज्म में। अब मेटा से हमें क्या याद आ रहेगा? मिथाइल। मिथाइल क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। तो ऐसे हम याद रख सकें कि इसमें डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स लगते हैं। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप यानी कि वो ग्रुप जिनके लेफ्ट या राइट, जिनको हम पॉलीवैलेंट भी बोलते हैं, लेफ्ट और राइट में अल्काइल चेन चलती रहती है, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन की चेन चलती रहती है। क्या हो सकता है वो? ईथर हो सकता है, ROR, आपको पता ही है ईथर, थायोइथेन RSR, एस्टर हो सकता है RC डबल बॉन्ड O फिर R, कीटोन हो सकता है RC डबल बॉन्ड OR, या हमारा एमाइन हो सकते हैं 2 डिग्री 3 डिग्री, 2 डिग्री एमाइड भी हो सकता है, ये बना हुआ है, और हमारा एनहाइड्राइड भी हो सकता है, एंड एस्टर तो मैंने आपको पहले बता ही दिया हो सकता है। ये सब हमारे मेटामेरिज्म हो सकते हैं। ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये क्या है? ये एक ईथर है, ये भी एक ईथर है, और ये भी एक ईथर है। यहाँ पे हमें इस साइड 3 कार्बन दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन है और एक को ब्रांचिंग में डाल दिया है, और यहाँ पे 1 कार्बन इस साइड से, यहाँ पे 2 और 2 कार्बन। हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इन तीनों में आपस में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। हर एक में कार्बन जो है डिफरेंट डिफरेंट लगे हुए हैं, चेन, कार्बन की चेन। आप सोच रहे हो कि ये एक कार्बन है, बट हम दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में कोई सेम नहीं है कार्बन, अलग अलग कार्बन लगे हुए हैं। अब आपको एक और चीज़ नोटिस में आ रहा होगा, ये तो हमारा मेटामेरिज्म तीनों शो कर रहे हैं, बट एक और चीज़ नोटिस में आ रहा होगा कि ये पोजिशनल भी तो हो सकते हैं। हाँ, ये दोनों पोजिशनल क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म भी है, बट मेटामेरिज्म की प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है पोजिशनल से, जो हम एट द एंड सारा डिस्कस करेंगे साथ में, कि सभी आइसोमेरिज्म में सबसे ज़्यादा टॉप पे किसकी प्रायोरिटी रहती है। बट यहाँ पे मेटामेरिज्म की प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है पोजिशनल आइसोमेरिज्म से। इसलिए कैसे हमें पोजिशनल दिखेगा? पोजिशनल में क्या होता था? पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए थी मेन चेन की। यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 और ये एक ब्रांचिंग में है, तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि पोजीशन चेंज है, बट हमारा मेटामेरिज्म ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, इसलिए मेटामेरिज्म यहाँ पे जीत गया। अब जो कंपाउंड है जो शो कर रहा है मेटामेरिज्म, हमें ढूंढना है इसमें से। अब आपको ये दिख रहा होगा C5H12 C5H12 आपको दिख रहा होगा, CnH2n+2 यानी कि एल्केन। तो एक बात याद रखना, एल्केन तो मेटामेरिज्म शो करेगा ही नहीं। वो कैसे शो करेगा? एल्केन तो सीधा चलता ही जाएगा अपना बराबर, तो वो तो शो करेगा ही नहीं पाएगा मेटामेरिज्म, है ना। बीच में कोई ग्रुप भी तो लगा होना चाहिए। अब हम C3 देखेंगे, यहाँ पे O डाल देते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन और इस साइड 1 कार्बन। अब हम इसको ही अब इस साइड 2 कार्बन डाल के इस साइड O कर लेते हैं, और सेम इसमें भी रहेगा। तो ये तो सेम ही हुआ ना, ये और ये तो सेम ही हुआ, तो 3 वाले कार्बन में भी हम नहीं कर पाएंगे शो मेटामेरिज्म। बचा क्या? फोर्थ में कैसे कर लेंगे? अगर यहाँ से हम 3 डाल दें, यहाँ से 1, बट यहाँ से इस वाले में 2 करके 2, तो ये और ये मेटामेरिज्म शो कर रहा है, यानी कि C4H10O मेटामेरिज्म शो करेगा। अब आते हैं हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म में। फंक्शनल आइसोमेरिज्म नाम से पता चल रहा है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होने चाहिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम होना चाहिए। कैसे देख सकते हैं हम? यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 2 3 कार्बन है, और यहाँ पे भी 1 2 3 कार्बन है। यहाँ पे अल्कोहल है और ईन भी लगा हुआ है जो कि डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पे कीटोन लगा हुआ है। तो हम किसी एक से कंपेयर करके देख लेंगे, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है और हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। जैसे कि 1 2 3 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन भी सेम आ जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम एंड फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, इसलिए ये FI शो करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप्स की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि अल्कोहल और ईथर आपस में शो होता है, और एल्डिहाइड एंड कीटोन ये भी आपस में शो करता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड शो करता है। एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड शो करता है। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के एज अ बिहेवियर करते हैं। थायो अल्कोहल, थायो ईथर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड, सेम जैसे कि अमाइन में था वैसे ही अमाइड में भी हुआ। नाइट्रो एंड नाइट्राइल, तो
तो ये कुछ एग्जांपल्स थी हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। तो हमेशा आपको ये देखने को नहीं मिल सकता है, बट मैक्सिमम आपको यही सब देखने को मिल रहे होंगे आपस में रिलेट करके। अब एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है डाइईन और आइन, यानी कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये आपस में एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन है और ये डबल बॉन्ड है और ये 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब यहाँ पे एक और याद रखने वाली बात क्या आ जाती है कि जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो कभी भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो ही नहीं कर सकता। ये बात याद रखने वाली है कि अल्काइल हैलाइड जहाँ दिखेगा वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर ही नहीं सकता। ठीक आ गई बात, याद रख ली, क्या बात है। और एक और चीज़ कि हमेशा आपको आँख रखनी है अपनी नंबर ऑफ़ कार्बन्स पे। हो सकता है आपको कि कीटोन एल्डिहाइड या बाकी जैसे मैंने एग्जांपल बताए रिलेशन बताकर एग्जांपल दे दे या वो ऑप्शंस दे दे, तो आप डायरेक्ट टिक कर देंगे पहले ही ऑप्शन दे के, तो वहाँ पे आपकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगा, नंबर माइनस हो जाएंगे। जैसे कि ये एग्जांपल मैंने दिखाई आपको, आप देखेंगे हाँ जी यहाँ पे कि यहाँ पे कीटोन है और यहाँ पे एक एल्डिहाइड है, तो आप टिक मार देंगे हाँ हो गया। बट यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पे और यहाँ पे 5 कार्बन है, तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी तो सेम होना चाहिए। जैसे कि मैंने नीचे लिखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। तो अब आ जाते हैं रिंग चेन आइसोमर पे, जो कि एक बहुत ही छोटा टॉपिक है और हमारे सिलेबस में उतना है भी नहीं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और एक रिंग होना चाहिए और एक चेन होनी चाहिए, जैसे कि ये बताता है नाम से। अब क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक साइक्लो एल्केन ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे एल्केन ले लिया एक। तो यहाँ पे हमने देखा अगर हम डायरेक्टली ले रहे हैं इसको तो ये C3 और H8 आ रहा है, बट हमारा जो साइक्लोप्रोपेन है वो C3H6 है, तो ये तो शो ही नहीं कर पाएगा ये वाला। बट इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया एक साइक्लोप्रोपेन और यहाँ पे एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 करके मैंने स्ट्रक्चर बनाया, तो वो शो करेगा क्योंकि इन दोनों का C3H6 ही होगा और DU भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो रिंग भी है और चेन भी है, तो आगे है हमारा रिंग चेन आइसोमर। आइए टोटोमेरिज्म को जानते हैं। टोटोमेरिज्म का मतलब डायनामिक, यानी कि जो चलते रहता है। चलते रहना यानी कि इक्विलिब्रियम जैसे होता था ना कि कभी हम एंड रिजल्ट नहीं बता सकते, तो वैसे ही ये वाला साइन आ जाता है इसमें, यह चलता रहता है, ट्रांसफ़र होता रहता है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रांसफ़र, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होते रहते हैं और वो चलता रहता है। मीडियम रिक्वायर्ड होता है, एसिडिक बेसिक, ये ज़्यादा पूछेगा नहीं बट मैंने फिर भी बता दिया। अब यहाँ पे हमारे सिलेबस में कीटो इनोल सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, तो आइए जानते हैं कीटो इनोल सिस्टम कैसे। अगर हमारे पास एक CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 है और यहाँ पे हमारे पास एक CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे OH लगा हुआ है यहाँ पे, यानी कि ईन भी है और ये अल्कोहल है। अल्कोहल को क्या बोलते हैं? ओल, यानी कि ईन प्लस ओल इनोल बोलते हैं हम, इसलिए इनोल बोला गया है। और ये कीटो है क्योंकि कीटो ग्रुप लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर इसको दे देंगे, मैं आपको CIP रूल बाद में बताऊंगा। 1 नंबर इसको देते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है, फिर 2 एंड देन 3, तो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 दिया। या हम डबल बॉन्ड में जो देखा जाएगा जिसकी एटॉमिक मास ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हम नंबर 1 डाल देंगे और ये 2 आ जाएगा। तो ये अल्फ़ा है। डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन sp3 होता है, sp3 होगा, यानी कि ये अपना अल्फ़ा हाइड्रोजन भी होगा। तो यही कंडीशन है हमारे एग्जीबिशन की कीटो इनोल सिस्टम में कि जो थर्ड कार्बन है वो आपका sp3 भी होना चाहिए और अल्फ़ा हाइड्रोजन भी होने चाहिए उसमें। अब 1 3 सिस्टम क्या है, जो 1 एंड 2 एंड 3 मैंने नाम डाला वो। आइए जानते हैं कि टोटोमेरिज्म एग्जिबिट होगा कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये वाला कार्बन हमारे यहाँ पे 1 2, ये भी 3 है, ये भी 3 है ना। इसको ऐसे ही नाम दिया जाता है, तो अब आपको ये देखना ही पड़ेगा। तो 1 2 एंड 3 बिल्कुल। क्या हमारा यहाँ पे sp3 है और यहाँ पे क्या हमारा sp3 है, आइए देखते हैं। यहाँ से ये एक बॉन्ड है कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, बट यहाँ पे एक और बॉन्ड लगा हुआ है
यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन, यहाँ 2 और, बिल्कुल ये दोनों sp3 हैं और अल्फा हाइड्रोजन भी होंगे, तो ये एग्जिबिट करेगा। क्या ये एग्जिबिट करेगा? हम देखते हैं 1 2 3 एंड 3, इसमें 2 और कार्बन कार्बन लगे हुए हैं, तो मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ से करेगा, बट यहाँ से कर जाएगा, यहाँ से sp3 है तो ये भी एग्जिबिट करेगा। sp3 होना चाहिए, डबल बॉन्ड का जो कार्बन है उसके साथ वाला जो कार्बन होगा वो हमारा sp3 अगर हुआ और sp3 हुआ तो उसमें जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ये दोनों ही कंडीशन चाहिए एग्जिबिट करने के लिए। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं 1 2 1 2 3 3, बिल्कुल करेगा, कर लिया, क्योंकि sp3 है, हमको एक ही बार देख के समझ आ जाता है, हम बड़े समझदार बच्चे बन चुके हैं। यहाँ पे आपको देख कर लगेगा कि यार ये तो करेगा ही नहीं, बट यहाँ पे हमें इनोल देखने को मिल रहा है, इन प्लस ओल, तो वही मैंने बोला था कि ये चलता रहता है, अब ये रिवर्स भी तो कर सकता है, तो इसलिए ये भी टोटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। अब जैसे मैंने 1-3 सिस्टम बताया था, अब 1-5 सिस्टम भी होता है। कैसे हो सकता है? जब 1-3 सिस्टम जो है मैंने बताया वो फेल कर जाए। कैसे फेल करेगा आइए देखते हैं। 1 नंबर डाल दिया इसको, 2, ये 3, ये 3, ये 4, ये 4, ये 5। अब जब हमारा 3 पे sp2 आ जाए, यानी कि हमारे पास sp3 एक भी साइड ना हो, तो हमारा 1-3 जो सिस्टम है वो फेल करेगा, तो हम आगे बढ़ेंगे, यहीं पे हम क्रॉस करके नहीं मार्क आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। क्या 5 वाला एग्जिबिट कर रहा है sp3 है? हाँ sp3 है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये भी एग्जिबिट करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ वो सीधे इसके साथ जुड़ के कुछ ऐसा फिनोल बना देगा। और एक और हल्की सी एक बात बता देता हूँ, या ट्रिक बोल दो कि मैक्सिमम टाइम, हर वक्त ऐसा ज़रूरी ना हो, बट मैक्सिमम टाइम तो टोटोमर के नंबर अगर आपको निकालने को बोला हो क्वेश्चन में कि हाउ मैनी नंबर ऑफ टोटोमर्स ये बन सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि कितने उसके अल्फा हाइड्रोजन हैं। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना टोटोमर बनेगा। और एक और एग्जांपल होती है 1-2 सिस्टम में, HC�BN की। ये एक ही एग्जांपल है, ये हमें याद ही करनी है डायरेक्ट। हो सकता है सिलेबस में, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, बट मैक्सिमम टाइम नहीं आता है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ये 1 है, ये 2 है, तो हमें दिखने को मिल रहा है ये H जो है इसके साथ जुड़ के कुछ ये बना देगा। आप सीधे भी डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से हमारी DPP3 और DPP4 ख़त्म होती है। DPP5 और 6 में कॉन्फॉर्मर्स है, कॉन्फॉर्मर्स हम एंड में कर लेते हैं, हम आगे स्टीरियोआइसोमर की तरफ बढ़ते हैं। स्टीरियोआइसोमर्स को हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में बोलते हैं, इसमें IUPAC नेम सेम होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल को, जिसमें IUPAC नेम डिफरेंट होता है। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल इसके 2 टाइप्स हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम पहले मैं एक बात बता देता हूँ, एल्काइन जो है, एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड वाले, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, डिफरेंट अरेंजमेंट होगी एटम्स की स्पेस में। क्यों? रेस्ट्रिक्शन अराउंड दी, जैसे कि सी डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं उनमें रेस्ट्रिक्शन आती है कि रोटेशन अच्छे से नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? जो सिंगल बॉन्ड है, अब आप ये पेन ही देख लो, पेन को आप आराम से घुमा सकते हो, बट अगर यहीं मैं 2 पेन ले लूँ, ये दोनों आपस में जुड़े होंगे, फिर क्या ये घूम सकते हैं? ये टूट जाएंगे ना। तो इसलिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन हो सकता है, या एन डबल बॉन्ड एन हो सकता है, या रिंग हो सकती है। आइए कंडीशन जानते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, सी डबल बॉन्ड सी, पी क्यू आर एन एस। क्या होना चाहिए कि पी और क्यू अलग अलग होने चाहिए, आर और एस अलग अलग होने चाहिए। ये और ये सेम हो सकता है, या ये और ये सेम हो सकता है, बट ये और ये अलग होने चाहिए आपस में। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अगर ऑड हुई, जैसे कि अभी यहाँ पे 1 है, फिर 3 भी होती, या अगर रिंग्स भी इसमें होती, 1 रिंग होती, 3 रिंग होती, या दोनों का सम, डबल बॉन्ड या रिंग, 2 रिंग हो गई, 1 डबल बॉन्ड हो गया, टोटल 3 आएगा, तो ऑड होगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी होगा। यहाँ पे लोन पेयर भी हो सकते हैं, इन ग्रुप्स में लोन पेयर भी हो सकते हैं, वो भी याद रखना। आइए क्वेश्चंस के ज़रिए समझते हैं, सी डबल बॉन्ड सी है, HHINH2। क्या ये एग्जिबिट करेगा? ये और ये तो आपस में सेम आ गए, ये डिफरेंट है, बट ये सेम है, तो ये नहीं करेगा। CH3HBrCl, क्या ये एग्जिबिट करेगा?
देखेंगे अगर हम तो CH3 और H आपस में अलग, Cl Br आपस में अलग, तो बिल्कुल करेगा एग्जिबिट। अब अगर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि यह CH3 है, C11C क्वेश्चन क्या आ जाता है कभी कभी कि बोल देंगे कि बताओ इसका क्या बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अगर करेगा तो ये क्या बनेगा इसका। मैं देख सकता हूँ अगर यहाँ पे CH3 मुझे यहाँ दिख रहा है और I मुझे यहाँ दिख रहा है, तो अगर मैं इसको सिस, ये आप बोल सकते हो कि ये एक सिस टाइप का आ गया, यहाँ पे सामने सामने है तो सिस आपस में, ये इसको बोलना सिस नहीं है बट मैं याद रखना के लिए सिस बता रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे CH3 और I आपस में साथ साथ हैं। अगर इसको हम ऐसे कर देंगे तो ट्रांस हो जाता है था, तो हम करते हैं इसको नीचे, ये वाली पोजीशन फिक्स रहेगी, ये वाली पोजीशन फिक्स रहेगी, बस ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, ये भी फिक्स रहेगा अपनी जगह, एक कोई चेंज होता है, बाकी सेम रहते हैं। और अगर मैं इसमें देखता हूँ ये और ये अलग है, ये और ये अलग है, मैंने बताया था लोन पेयर भी ग्रुप में गिना जाता है, तो ये भी एग्जिबिट करेगा। इसकी एग्जांपल जानते हैं, HCl अलग है, अलग है, अलग है और अलग है। यहाँ से अगर मैं जाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ और यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ, दोनों रास्तों में मुझे सेम ही कार्बन और सेम ही चीज़ें मिल रही हैं, तो कुछ अलग नहीं है, तो ये एग्जिबिट नहीं करेगा। ये और ये आधा सेम हो गया। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मुझे ये चीज़ एक अलग मिल रही है, तो ये एग्जिबिट करता है। तो रिंग में अगर मैं बात करूँ कैसे हमें देखना पड़ेगा, तो दो ग्रुप अगर हैं डिफरेंट पोजीशन पे और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो एग्जिबिट होगा। जैसे कि ये है एक ही ग्रुप है तो बिल्कुल ही नहीं, दो ग्रुप हैं मगर सेम पोजीशन पे है कोई फ़ायदा नहीं, सेम पोजीशन पे है कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन पे है तो हमारा एग्जिबिट करेगा। कैसे कैसे कर सकता है, अगर मैं ऐसे लगाकर दो लाइन ऐसे खींच लेंगे तो ए साथ में रखेंगे, H और H आ जाएगा, तो ये सिस होता है, याद होगा आपको, साथ साथ वाला सिस और एक दूसरे के अपोजिट यानी कि ट्रांस। टाइप्स ऑफ GI की बात करें, अगर टाइप्स ऑफ GI कितने होते हैं, सिस ट्रांस होता है, आपको पहले से ही पता है। अगर ग्रुप सेम था तो सिस हो जाएगा, अगर डिफरेंट ग्रुप है तो ट्रांस हो जाएगा, जैसे कि ये और ये सेम ग्रुप है और ये डिफरेंट ग्रुप है, अपोजिट अपोजिट लगा है, ये सेम साइड पे लगा है तो सिस और ट्रांस। ZE होता है जूसामैन और एंटीगोनॉन। जूसामैन में सेम से आप सेम साइड याद रखें, एंटागोनॉन में एंटी से एंटी यानी कि अपोजिट साइड याद रखें। जब सिस और ट्रांस सिस्टम फेल हो जाता है तो हम ZE लगाते हैं। ZE कैसे देखेंगे, CIP रूल से। CIP रूल कैसे देखते हैं, एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा होता है प्रायोरिटी भी हम उसको ज़्यादा देते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। और अगर फर्स्ट एटम का सेम होता है तो हम नेक्स्ट एटम की तरफ जाते हैं, वैसे ही सो ऑन आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे है कार्बन पहले लगा, यहाँ पे Br, यहाँ पे N लगा पहले। तो पहले इस साइड का देखते हैं, इस साइड में ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है कार्बन से, बिल्कुल होता है, तो इसका 1 आ जाएगा नंबर और इसको हम 2 नंबर दे देंगे। और इस साइड आ जाते हैं, Br का NH2, नाइट्रोजन से Br का ज़्यादा होता है, नहीं, Br का ज़्यादा होता है नाइट्रोजन से एटॉमिक मास, तो इसको हम 1 दे देंगे, इसको हम 2 दे देंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है नाइट्रोजन के मुकाबले, और वैसे ही कार्बन का एटॉमिक मास कम है ऑक्सीजन के मुकाबले। यानी कि ये 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। क्या दिख रहा है आपको, 1 1 वाला है, अपोजिट साइड दिख रहा है, अपोजिट एंटी यानी कि E, तो इसकी आ जाएगी कन्फिग्रेशन E, कन्फिग्रेशन बोल रहा हूँ, टाइप GI की टाइप E आ जाएगी इसकी। अब अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो GI की, कितने नंबर ऑफ GI या वैसे करके आते हैं क्वेश्चंस, अब हमें सबसे पहले देखना है केस 1। केस 1 में क्या देखना है, अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, जैसे कि यहाँ पे है 1 2 3 लगे हुए हैं, यहाँ पे CH3 है खाली, यहाँ पे CH2 के साथ Br भी लगा हुआ है, तो ये अनसिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है आपको, आंखों से ही दिखाई देगा आपको। तो टोटल नंबर ऑफ GI कितने होंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर n, जिसमें n क्या है, साइट ऑफ GI एग्जीबिशन, कितने डबल बॉन्ड के साथ है ना, डबल बॉन्ड से ही हमें GI मिलते हैं, तो 1 2 3, ठीक, और ये तो ग्रुप आ गए है ना, तो कितने हैं n, 3, टोटल नंबर ऑफ GI 2 की पावर 3 = 8, बिल्कुल सही। एक बार फिर से देखिए केस 2 में क्या है, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हुआ तो हम कैसे देखेंगे, 2 की पावर n था इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। p क्या है, n/2, अगर
इवन है, और पी इज इक्वल टू n+1/2 अगर ऑड हुए नंबर ऑफ एग्जीबिशन ऑफ GI, है ना, साइट। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे यहाँ पे n/2 है तो यहाँ पे n+1/2 कैसे और क्यों? देखिए, अगर इवन था, इवन में अगर मान लेते हैं हम 4 होगा तो 4/2 2, इवन ही आ रहा है प्रोडक्ट। और अगर ऑड होगा सपोज 5 +1/2, एंड में एंड प्रोडक्ट इवन आना चाहिए, इसलिए +1 लगा दिया यहाँ पे। ऐसे आप याद रख सकते हैं, हमारा सीक्रेट है आपस का। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे कि CH3 ये सिमेट्रिकल दिख रहा है, CH3 खाली, और यहाँ पे 1 2 3 सिमेट्रिकल है। तो n कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो n = 3। और p क्या आ जाएगा, 1 2 3 ऑड नंबर है तो n+1/2 यानी कि 3+1/2 यानी कि 2 आ गया। टोटल GI कितना है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1 यानी कि 2 की पावर 3-1 और 2-1। आंसर आ जाएगा आपका 6। सही बात है। तो आइए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ GI। प्रॉपर्टीज़ ऑफ GI में सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ सिस और ट्रांस का बना दिया है, सिस और ट्रांस से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, यहाँ से डाइपोल मूवमेंट देखेंगे। अगर हम इसकी और इसकी कैंसिल हो जाएगी आपस में, इसकी और इसकी कैंसिल हो जाएगी, यानी कि इसकी डाइपोल मूवमेंट 0 है और इसकी डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं है क्योंकि ये सेम साइड पे है। और बॉइलिंग पॉइंट तो डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉइलिंग पॉइंट। तो किसकी ज़्यादा होगी, सिस की ज़्यादा होगी, यानी सिस की ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ही ज़्यादा होगा। क्रिटिस लैटिस एनर्जी हम देखते हैं, अगर हमारी जो वैन है उसमें बच्चे साथ साथ में बैठे हैं और दूर दूर बैठे हैं, तो साथ साथ वाले में रिपल्जन ज़्यादा होगा और दूर दूर जो बैठे हैं उनमें रिपल्जन कम होगा, यानी कि रिपल्जन कम होगा यानी कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा ट्रांस वाले का, और क्रिस्टल लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी ट्रांस वाले की। स्टेबिलिटी तो ट्रांस की ही ज़्यादा होगी, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा यानी कि एनर्जी कम। सॉल्युबिलिटी की बात करें अगर हम, तो आराम से टूट जाए, जो आराम से टूटे यानी कि जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी किसकी कम थी, सिस की, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी सिस की ज़्यादा होगी। तो अब आप आराम से DPPs कीजिए। मुझे लगता है हमने 3 से 4 और DPPs कर ली हैं लगभग। अब थोड़ा सा ही बचता है, 3 लास्ट DPPs और कॉन्फॉर्मर्स, तो वो हम कर लेंगे।